जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीस और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग पीवाईक्यू के दूसरे क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग पीवाईक्यू का पहला क्लास देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग वैसे ही कुछ और महत्वपूर्ण पीएसईडी पीवाईक्यू की चर्चा कर रहे होंगे, जो आपके आगामी आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि आज के इस सेशन में जो आपको ज्यादातर सवाल मिलेंगे वे सब के सब क्या होंगे, न्यूमेरिकल होंगे। और मेरे मित्र इसलिए मैंने लिखा है कि न्यूमेरिकल का डर यहीं से निकलेगा, क्योंकि जब तक आप किसी भी क्वेश्चन के कंसेप्ट को नहीं समझेंगे, उसका फॉर्मूला क्या क्या रहा है वो चीज आपके माइंड में सेट नहीं होगा, मेरे मित्र इस तरह के सवाल आपको परेशान करते रहेंगे। तो अगर आपको भी ये डर लग रहा है कि आपके पीएससीडी में किस तरह के न्यूमेरिकल सवाल पूछे जाते हैं, तो मेरे मित्र ये डर आपका आज के इस सेशन से खत्म होने वाला है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस सेशन का जो भी आपका क्वेश्चन है सॉल्यूशन सहित पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जा रहा है कि 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा डैश जूल होता है। बड़ा ही लल्लू लाल सा सवाल है। आप कहेंगे गुरुजी इसी से हमारा न्यूमेरिकल का डर निकलेगा? बिल्कुल नहीं मेरे मित्र, लेकिन इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में आए हुए हैं तो कहीं ना कहीं इसको देख लेना बहुत ही जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, आप सबों को मालूम होगा 1 kWh इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। अब ये कैसे आता है, तो आप सभी को ये याद रखना होगा कि 1 kWh की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 1 kW किसको बता रहा है? 1 किलोवाट को बता रहा है। और 1 किलोवाट में कितना वाट होता है? आप कहेंगे सर 1000 वाट होता है। और मेरे भाई यहाँ पे जो H है ये किसको बता रहा है? आप कहेंगे आवर को बता रहा है। और आप ये बता दो हमको कि 1 घंटा में कितना सेकंड होता है? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी 3600 सेकंड, यानी कि इसको हम लोग 60 इंटू 60 लिख सकते हैं। और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कहेंगे कि गुरुजी 36 गुना 1 पर 5 को जीरो डाल देंगे। कोई दिक्कत चला? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है। अब ध्यान देना, इसी को अगर हम थोड़ा सा सजा के लिख लें तो आप कहिएगा सर 36 में एक अंक बाद दशमलव दे दीजिए। लीजिए दशमलव दे दिए हैं। और इसके बाद क्या कीजिए, तो सर ऐसे भी ये 10⁵ होता, जब यहाँ पॉइंट दे दिए हैं यहाँ पे हम 10⁶ लिख देंगे और यही वैल्यू तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि 1 किलोवाट ऊर्जा कितना कितना जूल के बराबर होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। और मेरे मित्र इसको हम लोग ऊर्जा का कॉमर्शियल यूनिट के रूप में देखते हैं, यानी कि व्यावसायिक इकाई के रूप में देखते हैं। साथ ही आप सभी यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 1 यूनिट कितना के बराबर होता है, 1 यूनिट कितना के बराबर होता है, तो आप सभी याद रखेंगे 1 kWh के बराबर होता है। और 1 यूनिट में कितनी जूल ऊर्जा होती है, तो आप सभी कहेंगे 1 kWh 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होती है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट सर 1 यूनिट में 3.6 इंटू 10⁶ जूल ऊर्जा होगी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि एक 0.5 केजी वजन की गेंद को 20 मीटर ऊंचाई इमारत के शीर्ष से गिराया जाता है। भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले गेंद गेंद की गतिज ऊर्जा क्या होगी, जबकि जी का वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। मेरे मित्र क्या कहा जा रहा है कि कोई बॉल है, देखो कहां पे है ये, तो सर जो समतल है उससे 20 मीटर की ऊंचाई पर है। ये ऊंचाई कितनी है आपकी, तो सर 20 मीटर की ऊंचाई है ये पूरा समतल से सर। अब ध्यान देना, ये जो बॉल है इसकी वजन कितनी है? आप कहेंगे 0.5 केजी हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ध्यान देंगे कि इस बॉल को इस 20 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिराया जा रहा है और आपसे यह सवाल करा जा रहा है कि जब ये जमीन को हीट किया होगा, यानी कि हीट करने से ठीक पहले, जब ये जमीन को हीट करने वाला होगा उससे ठीक पहले इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, वो क्या होगी। अब हमारे बहुत सारे मित्र यहाँ पे लगेंगे अलबलाने कि गुरुजी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें तो सबसे पहले इसका वेलोसिटी निकालना होगा, क्योंकि हमारे माइंड में सेट है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² होता है। लेकिन मेरे मित्र आपको ये समझना होगा, जब भी किसी वस्तु को हम ऊपर से नीचे गिराते हैं, किसी भी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराते हैं, तो ऊपर में जितनी उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है वही ऊर्जा क्या होती है सर, उसके गति के चलते गतिज ऊर्जा में बदलती है। और मेरे मित्र किसी भी वस्तु की जो टोटल एनर्जी होती है वो कंजर्व होती है, यानी कि संरक्षित होती है।
तो आपसे जो कहा जा रहा है कि भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले गेंद की गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो मेरे मित्र भूमि से जैसे ही गेंद टकराएगा उसकी जो वेग होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो अगर भूमि पर गेंद टकरा गई तो आप कहेंगे गेंद तो रुक जाएगी सर, उस स्थिति में उसकी गतिज ऊर्जा की बात नहीं की जाएगी। बात किसकी की जा रही है, भूमि पर टकराने से ठीक पहले। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी इस बॉल का टोटल जो पीई होगा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी होगा वही किस में चेंज होगा, तो सर इसकी टोटल स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाएगी, और जैसे ही वो जमीन पे विरामावस्था में आएगा फिर से वो गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी। मतलब साफ है कि इस पूरे यात्रा के दौरान हमसे गतिज ऊर्जा का बात करा जा रहा है, जो कि किसके बराबर होगा, आप कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। और मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि P इक्वल टू क्या होता है, mgh। क्या होता है, mgh। तो आप सभी क्या कहेंगे कि m हमारा 0.5 है, कितना चला 0.5, g का वैल्यू तो 10 लेना है, और h हमारा 20 मीटर है। पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, ये 10 इसको कैंसिल करेगा और ये कितना हो गया 20 5 100 जूल। मतलब क्या हुआ कि जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि एक 0.5 केजी वजन की गेंद को 20 मीटर ऊंची इमारत के सिर से गिराया जाता है और भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जब उसको उस 20 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाएगा तो उसकी जितनी स्थितिज ऊर्जा होगी वो गतिज ऊर्जा में बदलेगी, और इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है 100 जूल। और मेरे मित्र गतिज ऊर्जा इसकी कितनी होगी भूमि पर टकराने से पहले, आप कहेंगे 100 जूल। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और मेरे मित्र आप क्या कहेंगे कि गुरुजी इस सवाल के लिए हमें 1 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कीजिएगा कि एक 12 वोल्ट की बैटरी को 5 ओम प्रतिरोध से जोड़ा जा रहा है। ये थोड़ा सा टाइपिंग का मिस्टेक है, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे मैनेज कीजिएगा। हम चीजों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही जल्द सुधर जाएगा। ये 5 ओम होगा कि एक 12 वोल्ट बैटरी को 5 ओम प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो इस बैटरी द्वारा प्रदान की जाने वाली धारा ज्ञात कीजिए, धारा ज्ञात करें। मेरे मित्र क्या कहेंगे, बहुत ही सरल सा सवाल है सर, इससे इजी और कुछ हो ही नहीं सकता है। हम सबों को मालूम है किससे, सर ओम लॉ से। ओम का नियम क्या कहता है, V इक्वल टू आई आर होता है। I इक्वल टू हम V बटा आर तो कह ही सकते हैं, चला 12 वोल्ट बटा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 5, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.4 एम्पियर। सही आंसर कौन लेके जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लेके जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि यहां पे ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा सा आपको सुधार करना होगा कि ये 350 नहीं है, चला ये 350 नहीं है, ये क्या है, तो ये है 50.2 वाट पर मीटर केल्विन की, 50.2 वाट पर मीटर केल्विन की उष्मा चालकता वाली स्टील की छड़ की अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल 0.02 मीटर स्क्वायर है और 15 सेंटीमीटर इसकी क्या है सर, लंबाई है। ध्यान देना यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक है, चला थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। कहा जा रहा है कि 50.2 वाट पर मीटर केल्विन की उष्मा चालकता वाली स्टील की छड़ की अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल, जिसकी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 0.02 मीटर स्क्वायर है और लंबाई 15 सेंटीमीटर है। यदि छड़ के दोनों सिरों के बीच 300 डिग्री सेल्सियस का तापांतर बनाया रखा जाता है, तो मेरे मित्र आपसे यह पूछा जा रहा है कि इसमें होने वाली उष्मा प्रवाह की दर क्या होगी, उष्मा प्रवाह की दर क्या होगी। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे होगा तो इसमें होगा, तो इसमें होने वाले उष्मा प्रवाह की दर क्या होगी, ये चीज आपसे पूछा जा रहा है। कैसे बनेगा सर, आराम से बनेगा। पहले ये समझो यहां पे कि ये कोई आपका स्टील की छड़ है, ये कोई क्या है, स्टील की छड़ है। और मेरे मित्र क्या कहा जा रहा है कि जो स्टील की छड़ है इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई सर क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर है। कितनी है, 15 सेंटीमीटर। और इसका जो छड़ की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया का जो आपका मतलब वैल्यू है वो कितना है, तो सर जी 0.02 मीटर स्क्वायर। कितना, 0.02 मीटर स्क्वायर। और मेरे मित्र ये जो स्टील की छड़ है इसकी उष्मा चालकता यानी कि K कितनी है, तो 50.2 वाट पर मीटर केल्विन। कितनी है, वाट पर मीटर केल्विन। और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें होने वाली उष्मा प्रवाह की दर क्या होगी। बहुत सारे छात्र यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि गुरुजी इतना बड़ा सवाल हमसे सॉल्व होगा क्या एग्जाम में, बिल्कुल सॉल्व होगा। ऐसे सवाल के लिए बहुत ही इजी फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, तो पहले तो आपको यह समझना होगा कि जो उष्मा चालकता की बात की जा रही है, हीट कंडक्टिविटी या थर्मल कंडक्टिविटी की बात की जा रही है, ये क्या है।
तो मेरे मित्र सिंपली किसी भी चालक के द्वारा जो उष्मा का प्रवाह होगा वो गुण उसकी उष्मा चालकता कहलाएगी। और याद रखिएगा कि उष्मा चालकता का यूनिट, थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट हम लोग क्या लेते हैं सर, वाट पर मीटर केल्विन। क्या पढ़ते हैं इसको, वाट पर मीटर केल्विन। और मेरे मित्र आप सबों को यह ध्यान में रखना होगा कि जब भी हम किसी भी वस्तु के लिए किसकी बात करेंगे, उष्मा चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी की बात करेंगे, तो हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं, तो आप सभी याद रखेंगे उष्मा चालकता को हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे मैं लिख दूं कि थर्मल कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय, थर्मल कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय के। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, के से रिप्रेजेंट किया जाता है। और याद रखना कि के के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो के के लिए फॉर्मूला होता है आपका क्यू डी बटा ए डेल टी। क्या होता है सर, क्यू डी बटा ए डेल टी। अब आप कहेंगे गुरुजी इसमें ये के ही हम सिर्फ समझ रहे हैं कि ये उष्मा चालकता है, बाद में कि ये क्यू डी ए डेल टी क्या है। तो मेरे मित्र ध्यान देना, यहाँ पे ये टर्म्स समझने होंगे कि जो आपका Q है ये क्या है, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर, यानी कि उष्मा प्रवाह कितनी होगी उसके बारे में बताएगा। या आप सिंपली समझ सकते हो कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, उष्मा प्रवाह की दर है। D क्या है, तो सर D आपका दोनों आइसोथर्मल जो प्लेन है उसके बीच का जो आप कह सकते हो दूरी है। तो मेरे मित्र आप ये D के बारे में क्या कह सकते हो कि डिस्टेंस बिटवीन टू आइसोथर्मल प्लेन, डिस्टेंस बिटवीन टू आइसोथर्मल प्लेन या पॉइंट कुछ भी कह लो, ठीक है। अब नेक्स्ट ए जो है वो क्या है, एरिया है, एरिया ऑफ द सरफेस, यानी कि सतह का क्षेत्रफल। और मेरे मित्र जो आपका डेल टी है वो क्या है सर, चेंज इन टेम्परेचर। अब मेरे मित्र ध्यान देना यहां पे कि आपसे सवाल ये है कि 50.2 वाट पर मीटर केल्विन की उष्मा चालकता वाली स्टील की छड़ की अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल 0.02 मीटर स्क्वायर और लंबाई 15 सेंटीमीटर है। यदि छड़ के दोनों सिरों के बीच इसमें 300 डिग्री सेल्सियस का तापांतर बनाए रखा जाता है, तो इसमें होने वाली उष्मा प्रवाह की दर क्या होगी, यानी कि आपको क्या निकालना है, यहाँ पे क्यू निकालना है। अब मेरे मित्र आप क्या कहेंगे कि जो हमारा के का वैल्यू है क्वेश्चन में वो कितना है, तो 50.2 वाट पर मीटर केल्विन। जो एरिया है वो आपका 0.02 है, कितना है सर, 0.02 मीटर स्क्वायर। और उसके बाद जो आपका डिस्टेंस है वो कितना है, तो दो आइसोथर्मल पॉइंट यही होगा क्योंकि उष्मा का ट्रांसफर इसके दोनों सिरों में हो रहा है, तो ये हमारा 15 सेंटीमीटर है। लेकिन मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना, इस सेंटीमीटर को हमें क्या करना होगा, मीटर में बदलना होगा। और आप कहेंगे 100 से डिवाइड कर दीजिए सर जी, और ये हो जाएगा 0.15 मीटर। अब मेरे मित्र जो आपका टेम्परेचर में अंतर है वो कितना है, तो सर डेल टी हमारा 300 डिग्री सेल्सियस है, तो भाई डेल टी इक्वल टू 300 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कोनो दिक्कत, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब आ जाइए सर सवाल पे, हमको क्या निकालना है सर, क्यू निकालना है। अब चूंकि के इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे क्यू डी, आप इसको एल भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए डेल टी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्यू डी इक्वल टू के इंटू क्या होगा, ए डेल टी। अब ध्यान देना कि Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि जो आपका अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा वो कितना होगा, तो आप कहेंगे K और ये आपका A इंटू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे डेल टी, अब बटा क्या हो जाएगा, आप कहिएगा D। और मेरे मित्र अब ध्यान देना कि Q इक्वल टू K का वैल्यू कितना है, तो आप कहेंगे 50.2, एरिया आपका आप कहेंगे 0.02। और मेरे मित्र जो आपका डेल टी है वो कितना है सर, 300 डिग्री सेल्सियस। अब बटा जो आपका एल यानी कि डी डिस्टेंस है, दोनों जो आपका रॉड है इसके दोनों सिरों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, जो कि कितना होता है सर 0.15 मीटर। कितना होता है 0.15 मीटर। और मेरे मित्र जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे सर यहां से पॉइंट हटाएंगे और यहां से पॉइंट हटाएंगे, ये कटेगा और जो आपका वैल्यू आएगा, चूंकि मैंने पहले सॉल्व करा है तो ये कितना आ जाएगा 2008 जूल पर सेकेंड, 2008 जूल पर सेकेंड। ठीक है,
अब ध्यान दीजिएगा कि 2008 जूल पर सेकेंड आया है। मेरे मित्र आपको यह ध्यान में रखना होगा कि एक किलो जूल कितना के बराबर होता है? 1000 जूल के बराबर। 2008 जूल है तो हम इसको लगभग लगभग ये ना मान लें कि गुरुजी ये 2.0 किलो जूल पर सेकेंड हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल। तो मेरे मित्र देख लीजिए कि जो सवाल आपसे करा जा रहा है कि 50.2 वाट पर मीटर केल्विन की उष्मा चालकता वाली स्टील की छड़ की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 0.02 मीटर स्क्वायर और लंबाई 15 सेंटीमीटर है। यदि छड़ के दोनों सिरों के बीच इसमें 300 डिग्री सेल्सियस का तापांतर बनाए रखा जाता है तो इसमें होने वाली उष्मा प्रवाह की दर आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी पहले ऑप्शन में हमारा 4 किलो जूल पर सेकंड दिया हुआ है, दूसरे में 1 किलो जूल, तीसरे में 3 और सर चौथे में आपका 3 किलो जूल दिया हुआ और तीसरे में आपका सर 2 किलो जूल दिया हुआ है। तो आप कहेंगे लगभग 2 किलो जूल हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, सवाल ये भी आ सकता है कि उष्मा चालकता की यूनिट, तो आप कहेंगे गुरुजी इतना बार बोल दिए हैं, माइंड में सेट हो गया है। बाद बाकी यहाँ पे जब भी हम उष्मा चालकता की बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या लेंगे? K इक्वल टू क्यू डी बटा ए डेल टी। क्या लेंगे? K इक्वल टू क्यू डी बटा ए डेल टी। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप सभी समझ पाए होंगे। बहरहाल अगला सवाल जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपसे पूछा जा रहा है, बड़ा ही सरल सा सवाल कि लंबाई L और त्रिज्या R वाले एक बेलनाकार तार का प्रतिरोध R है, उसी पदार्थ से बने दोगुनी लंबाई और दोगुनी त्रिज्या वाले तार का प्रतिरोध कितना होगा? यहां पे थोड़ा सा मेरे मित्र मिस्टेक है, क्योंकि होता क्या है कि ओरिजिनल पेपर से जो क्वेश्चन आता है उसका फॉन्ट छोटा होता है तो टाइपिस्ट को परेशानी होती है कि वो उसको देख नहीं पाता है और इस वजह से आपको यहाँ पे गलत शब्दों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे कितना होगा? प्रतिरोध डैश होगा, ये मान लो, ठीक है। अब सवाल ये है कि कैसे बनेगा गुरुजी ये? तो मेरे मित्र बहुत ही सरल है कि लंबाई L और त्रिज्या R वाले एक बेलनाकार प्रतिरोध, तो पहला कंडीशन में फर्स्ट स्टेज में हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेज में जो हमारा तार का प्रतिरोध होगा R1 वो कितना होगा? रो और फिर L बटा ए, रो L बटा ए। अब दूसरे कंडीशन में सेकेंड स्टेज में ये कहा जा रहा है, सेकेंड स्टेज में ये कहा जा रहा है कि उसी पदार्थ से बने दोगुनी लंबाई, यानी कि पदार्थ सेम है लेकिन लंबाई L डैश जो है वो क्या है सर? 2L है, और जो आपका R डैश है यानी कि जो आपका त्रिज्या है, जो R डैश है वो कितना है? तो सर 2R स्क्वायर है। R डैश को यहां पे ऐसे लिख दो सर 2R स्क्वायर, 2R स्क्वायर, सॉरी 2R स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या क्या की जा रही है? दोगुनी कर दी जा रही है। अब मेरे मित्र ध्यान देना, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया A इक्वल टू हम लोग पाई आर स्क्वायर लिखते हैं, इसको हम लोग रो L बटा पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? आप कहेंगे काहे नहीं लिखेंगे गुरुजी? अब ध्यान दो यहां पे कि जब हम सेकेंड स्टेज में जब उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जा रही है और जो त्रिज्या है वो सर दोगुना कर दिया जा रहा है, तो जो हमारा R2 होगा उसके लिए रो का वैल्यू तो सेम होगा, क्योंकि समान पदार्थ की बनी है तो प्रकृति समान होगी। लेकिन L के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग? आप कहेंगे 2L लिखेंगे, L डैश बटा R डैश होगा। प्रतिरोध का फॉर्मूला तो यह ना होता है चिल्ला, रो R इक्वल टू रो L बटा A, जहां L तार की लंबाई और A क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये जो हम लोग यहाँ पे 2L लिखे हैं तो फिर बटा में हमको 2R स्क्वायर भी लिखना होगा। अच्छा 2R स्क्वायर ये कितना हो जाएगा? 4R स्क्वायर। तो चला ये 4R स्क्वायर हो गया यहाँ पे। अब ध्यान दो यहाँ पे कि क्या हम यहाँ पे इसको 2/4 रो L बटा R स्क्वायर लिख सकते हैं? R स्क्वायर लिख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ध्यान देना यहाँ पे कि यहां पे जो हमारा ये क्रॉस सेक्शन एरिया है तो ये सिर्फ और सिर्फ त्रिज्या हमने दोगुना लिखा है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो आप कहेंगे सर जी पाई लगाना आप छोड़ दिए, तो मेरे मित्र ये आपका पाई आर स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान दो कि यहां पे भी तो चिल्ला हम लोग R इक्वल टू R2 इक्वल टू ये लिखेंगे रो इक्वल टू L डैश बटा A डैश, और जो A डैश होगा वो क्या होगा? तो सर चूंकि पाई आर स्क्वायर होता है का फॉर्मूला और त्रिज्या दोगुनी कर दी जा रही है तो 2R स्क्वायर 4R स्क्वायर। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये ठीक है, रो 2/4 इक्वल टू 2/4 इंटू रो L बटा पाई आर स्क्वायर। अब मेरे मित्र R1 बटा R2 हम यहां से कर लेते हैं। R1 आपका कितना है? आप सभी कहेंगे सर जी रो L बटा पाई आर स्क्वायर, रो L बटा पाई आर स्क्वायर इंटू, अब ध्यान दो कि यहां पे भी हम इसको रो L बटा
क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान देना कि ये पाई, अगर यहां पे हम बटा में लिख रहे हैं तो ये गुना में आएगा, तो आप कहेंगे सर ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर बटा 2 रो एल। ये रो एल कैंसिल, ये 4 पाई आर स्क्वायर और ये सर पाई आर, सॉरी 4 नहीं, पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर कैंसिल। और आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये 2 दूना 4 हो जाएगा, मतलब सारा कैंसिल होकर इधर आपको 2 बच गया। और ध्यान दो कि R1 बटा R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 2, और आप सभी क्या कहेंगे R2 इंटू 2 इक्वल टू हो जाएगा R1। क्या हो जाएगा, R2 इंटू 2 इक्वल टू R1। और मेरे भाई आप सभी R2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, R1 बटा 2, R1 बटा 2, यानी कि ये हमारा R बाई 2 कहलाएगा। मतलब जो सवाल करा जा रहा है कि लंबाई L और त्रिज्या R वाले एक बेलनाकार तार का प्रतिरोध R है और उसी पदार्थ से बने दोगुनी लंबाई और दोगुनी त्रिज्या वाले तार का प्रतिरोध कितना होगा, तो आप कहेंगे सर पहले का आधा हो जाएगा। पहले का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो R2 का वैल्यू आ रहा है वो R1 बटा 2 है, तो जाहिर सी बात है सही आंसर हमारा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो मेरे मित्र इस तरह के भी सवाल पूछे जाते हैं, इसका भी आप खास ख्याल रखिएगा। हालांकि इसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि हमें आपको बताना पड़ रहा है एक एक चीज तोड़ करके, तो आपको लग रहा है कि गुरुजी इसमें टाइम टेकन लग रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप एक बार सीख गए तो फिर मेरे मित्र आप इसको मुंह जबानी भी कर सकते हैं। बहरहाल अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कि अच्छी हाउसकीपिंग निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है। अच्छा, ये हाउसकीपिंग का मतलब क्या हुआ, तो मेरे मित्र जो बड़े बड़े होटल होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, कारखाना होते हैं, वहां पे जो आपका पूरा का पूरा इंटीरियर एरिया होता है उसको सही तरीके से अरेंज करके रखना बहुत ही जरूरी होता है। चाहे कचरा से संबंधित हो, कचरा निपटाने से संबंधित हो, या फिर कोई भी अन्य तरीके का कार्य हो। इससे क्या होता है कि कोई भी अवांछित चीजें अगर इधर उधर नहीं होती है तो जो दुर्घटना का चांस होता है वो कम हो जाता है। और खास करके किसी भी वर्कशॉप में या किसी भी कारखाने में मेरे मित्र हाउसकीपिंग का अपना एक अलग मायने होता है। चीजें वेल सटल तरीके से अगर आपके ऑफिस में रहेगी, आपके जो कार्यस्थल है वहां पे रहेगा, तो संभव है कि दुर्घटना क्या होगी सर, कम होगी, और ये एक अच्छी सुरक्षा व्यवस्था के रूप में देखी जाएगी। तो हाउसकीपिंग का मतलब ही होता है कि सर घर ऑफिस कारखाना इन सबको सजा सवार करके रखना। सजा सवार के रखा जाएगा तो सर प्रत्येक सामान अपने अपने जगह पे होगा, तो जाहिर सी बात है कि दुर्घटना की चांस कम होगी। तो कह रहा है कि अच्छी हाउसकीपिंग निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है, वर्क परमिट के लिए। वर्क परमिट का मतलब क्या हुआ, किसी काम को करने के लिए हम परमिशन देंगे या नहीं देंगे, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। अच्छी सुरक्षा व्यवस्था किसके लिए सर, अच्छा आपका हाउसकीपिंग जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा सर, अच्छी सुरक्षा व्यवस्था के लिए आवश्यक होगा। खराब सुरक्षा व्यवस्था के लिए फिर हम हाउसकीपिंग रखेंगे ही क्यों, जब हमारा सुरक्षा व्यवस्था ही खराब होगा। और मशीन गार्ड, तो आप कहेंगे सर हाउसकीपिंग थोड़ी ना मशीन गार्ड का काम करेगा। जो मशीन से संबंधित व्यक्ति होगा, जिसको मशीन से संबंधित नॉलेज होगा, वो मशीन गार्ड के रूप में कार्य करेगा। और साथ ही मशीन गार्ड क्या होते हैं, तो बहुत सारे इंजन के लिए आपको ऐसे दिख रहे होंगे, जो मतलब गार्ड का मतलब यही हुआ कि सिंपली सुरक्षा प्रदान करना। आप चाहे वो मेंटेनेंस के तरीके से दो या फिर उसके रख रखाव के तरीके से दो। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही लल्लू लाल सा सवाल कि एक अश्वशक्ति पूछा गया है सवाल, तो आप सभी कहेंगे गुरुजी ये तो मालूम है 746 वाट के बराबर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मशीनों की शक्ति किस में मापी जाती है, एचपी हॉर्स पावर में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि 100 ग्राम के एल्युमिनियम के टुकड़े जिसकी विशिष्ट उष्माधारिता है 900 जूल पर केजी पर केल्विन का ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए इसे कितनी उष्मा दी जानी चाहिए। मेरे मित्र सिंपली याद रखिएगा कि जब भी हम किसी भी पदार्थ में उष्मा देने की बात करते हैं तो हमारे माइंड में फॉर्मूला क्या आता है, Q इक्वल टू एम सी डेल टी। क्या आता है, Q इक्वल टू एम सी डेल टी। ये आपका जो Q है ये क्या है, तो सर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट है, किसके लिए, तो सर किसी भी वस्तु के अवस्था में परिवर्तन के लिए, या आप कह सकते हो किसी भी वस्तु के ताप में परिवर्तन के लिए जो हमें आवश्यक उष्मा होती है उसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वी कैन से दैट सर इट इज बिलोंग्स टू द रिक्वायर्ड हीट। बिल्कुल। अब ध्यान देना कि कहा जा रहा है कि 100 ग्राम के एल्युमिनियम के टुकड़े को, मतलब एल्युमिनियम का टुकड़ा का द्रव्यमान कितना है 100 ग्राम, और एल्युमिनियम का जो विशिष्ट उष्मा है आपका वो कितना है 900 जूल पर केजी है। इसका ताप 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना है, कितना एनर्जी देना पड़ेगा। तो आप सभी को ये याद रखना होगा कि ये तो हो गया हमारा अमाउंट ऑफ हीट, क्यों यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट हो गया, एम क्या हो गया मास हो गया, और सी क्या हो गया स्पेसिफिक हीट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं आप सभी याद रखेंगे विशिष्ट उष्मा। और डेल टी क्या है, डेल टी आप सभी कहेंगे चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि ताप में परिवर्तन।
चेंज इन टेम्परेचर यानी कि ताप में परिवर्तन। अब मेरे मित्र याद रखेंगे कि ये जो ताप में परिवर्तन होगा उसको हम लोग केल्विन के रूप में देखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन, आप सीधे इसको ऐसे जोड़ देंगे सर 273 प्लस 10 ये 283 केल्विन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप जब केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल में आते हैं तो हम लोग किसी भी स्केल का मानक सर उस स्केल पे उपस्थित लोअर और हायर पॉइंट से करते हैं। जैसे आप सबों को मालूम है कि बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ कह रहे हैं, पानी आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाएगा और पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना शुरू हो जाएगा। तो जो हमारा सेल्सियस स्केल है वो क्या है? तो सर जो हिमांक बिंदु है और जो भाप बिंदु है उस दोनों का अंतर, और जितना अंतर आया उससे डिवाइड करते हैं। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में अंतर कितना होगा? आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं, 100 माइनस 0 100 डिग्री सेल्सियस का। अब आप 100 से डिवाइड कर दो तो आप क्या पाएंगे कि प्रत्येक भाग डिग्री 1 डिग्री सेल्सियस कहलाएगा। अब इसी तरीके से केल्विन में आते हैं तो हिमांक बिंदु हम लोग कितना लेते हैं सर? 273 केल्विन। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है केल्विन स्केल में, और जो हमारा स्टीम पॉइंट होता है, भाप बिंदु होता है, वो 373 केल्विन होता है। अब आप मेरे मित्र भाप बिंदु माइनस क्या करो सर, जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है उसको माइनस करो तो आप क्या पाओगे? 373 माइनस 273 सर जी 100, और बराबर भाग में बांटोगे तो प्रत्येक एक भाग 1 केल्विन कहलाएगा। तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों को हम लोग 100 बराबर भागों में बांटते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री सेल्सियस परिवर्तन 1 केल्विन के बराबर होगा। तो जब भी हम ऐसे सवाल को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो टेम्परेचर होगा वो किस में माना जाएगा? केल्विन में माना जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि आपके क्वेश्चन में एल्युमिनियम का मास दिया हुआ है 100 ग्राम। जब भी हम सॉल्व करेंगे तो इसको केजी में लाने की कोशिश करेंगे। तो मास जो आपका 100 ग्राम है, चला इसको हम 100 से डिवाइड कर 1000 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 1 केजी 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो आप क्या कहिएगा कि गुरुजी ये 2 जीरो इसको कैंसिल करेगा और ये हो जाएगा 0.1 केजी। कितना? 0.1 केसी। अब आ जाओ अपने सर सवाल पे, टेम्परेचर में आपका अंतर कितना है? आप कहेंगे सर 10 डिग्री सेल्सियस, ये कितना माना जाएगा? 10 केल्विन। क्यों? क्योंकि सर डिग्री सेल्सियस स्केल पे पर 1 डिग्री सेल्सियस जो चेंजिंग होगी वो सर जो केल्विन में परिवर्तन होगा उसके बराबर होगा। तो आप कहेंगे गुरुजी इसीलिए Q इक्वल टू जो हमारा मास है वो 0.1 केसी है, और जो स्पेसिफिक हीट है वो हमारा 900 जूल है, और साथ ही जो हमारा टेम्परेचर में चेंजिंग है वो 10 पॉइंट हटा करके नीचे हम 10 लाएंगे और इसको कैंसिल करेंगे और Q इक्वल टू कितना हो जाएगा? 900 जूल। ठोको ताली चला, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऐसे सवाल भी मिलेंगे, आपको टैकल करना होगा। याद रखिएगा ऐसे सवाल को सिर्फ रटना नहीं है, इसका फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि सीधे फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, तो वहां पे फॉर्मूला नहीं समझे रहोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आप कहोगे फिर क्वेश्चन जो पढ़े वो मिला ही नहीं। नेक्स्ट सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि 2 सेकंड तक त्वरणशील एक कार 1 सेकंड तक त्वरणशील उसी कार से डैश गुनी अधिक दूरी तय करेगी। दोनों ही मामलों में कार विरामावस्था से समान त्वरण पर चलती है। क्या ये सवाल आपसे ना बनेगा? मेरे भाई आपसे ये कहा जा रहा है कि 2 सेकंड तक त्वरणशील एक कार 1 सेकंड तक त्वरणशील उसी कार से डैश गुनी अधिक दूरी तय करेगी। मतलब क्या हुआ कि सर हम सबों को मालूम है कि अगर एक समान त्वरण से गतिशील वस्तु के लिए गति के समीकरण की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। S इक्वल टू क्या होता है? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब चला अगर प्रारंभिक वेग 0 हो, क्योंकि कहा जा रहा है कि विरामावस्था से समान त्वरण से चल रही है, तो प्रारंभिक वेग अगर 0 हो तो S इक्वल टू क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी 0 इंटू टी, 0 हो जाएगा तो लिख के कोई फायदा नहीं है। तो आप कहेंगे सर S इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर होगा। अब ध्यान दीजिएगा कि 2 सेकंड तक त्वरणशील मतलब एक बार टाइम को आपको 2 सेकंड लेना है और एक बार टाइम को आपको सर 1 सेकंड लेना है। तो 2 सेकंड तक त्वरणशील एक कार 1 सेकंड तक त्वरणशील उसी कार से कितना अधिक दूरी तय करेगी। तो मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम S1 मान ले कितना? 1 सेकंड। S1 मान ले 1 सेकंड, मतलब T मान लेते हैं 1 सेकंड। तो जो हमारा S1 होगा वो क्या होगा? तो आप कहेंगे गुरुजी हाफ त्वरण तो हमारा समान होगा और हे या 1 का हम स्क्वायर कर लेंगे तो चला क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी पूरा वैल्यू a/2 आ जाएगा। कोई शक? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब चला t अगर 2 सेकंड हो तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर S2 इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू a और 2 का स्क्वायर। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा हमारा 4a/2। क्या हो जाएगा? 4a/2। अब मेरे मित्र हमसे पूछा जा रहा है कि जो आपका
2 सेकंड वाला त्वरणशील कार्य है और जो 1 सेकंड में दूरी तय की गई है वो कितना गुना अधिक होगा। तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान दो कि अगर हम यहाँ पे S1 बटा S2 करते हैं तो S1 हमारा a/2 है और जो S2 है आप कहेंगे सर 2 बटा 4a हो जाएगा। ये और ये कैंसिल और ये और a कैंसिल। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जो हमारा S2 होगा वो 4S1 के बराबर होगा। S2 4S1 के बराबर होगा। मतलब जो कहा जा रहा है कि 2 सेकंड तक त्वरणशील एक कार 1 सेकंड तक त्वरणशील उसी कार से डैश गुनी अधिक दूरी तय करेगी। तो पूछा हमसे किसके बारे में जा रहा है सर, 2 सेकंड तक त्वरणशील कार के बारे में। और 2 सेकंड तक त्वरणशील जो कार होगा उसके द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी, तो सर जितना 1 सेकंड में किया जाएगा उसका 4 गुना दूरी तय की जाएगी। तो सर सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब ये तो एक प्रोसेस हो गया और ऐसे ही सवाल मैंने गति के समीकरण से संबंधित मैंने आपको पीछे के सेशन में भी बताया था और वहां पे आपका v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से सवाल था। तो चला आप यहां पे भी कह सकते हो कि गुरुजी इफ u इक्वल टू 0 देन वी कैन सेट दैट s इक्वल टू हाफ a t स्क्वायर, और इस s इक्वल टू हाफ a t स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या चला at स्क्वायर बटा 2, और क्या हम ये लिख सकते हैं कि s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द t स्क्वायर। आप कहेंगे बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि जब समय हमारा दोगुना होगा तो आप क्या कहेंगे सर 2t का स्क्वायर होगा तो दूरी अपने आप 4 गुना हो जाएगा। तो बस यह वाला चीज याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसे सवाल 4 सेकंड में आ जाएंगे और नहीं तो ऐसे तो ये तरीका आपको मालूम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि क्रमशः 20 ओम 30 ओम के 2 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस संयोजन को 8 ओम के एक प्रतिरोध और 12 वोल्ट की एक बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। 30 ओम वाले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा कितनी होगी। कई सारे छात्र ने हमें कॉल किया था आज सुबह में कि गुरुजी जो रेसिस्टेंस वाला सवाल है ये हम लोगों से सॉल्व भी नहीं हो रहा है, हम लोग इसमें कंफ्यूज हो जा रहे हैं। जबकि भाई यहाँ पे कंफ्यूजन का कोई बात ही नहीं है। पहले तो जो सवाल दिया है इस तरह का उसके डायग्राम को ड्रॉ करो। कह रहा है कि क्रमशः 20 ओम और 30 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो चला मान लो कि ये हमारा 2 प्रतिरोध है, ये दोनों प्रतिरोध क्या हैं, आप कहेंगे सर समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये समांतर क्रम में जो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं उसमें एक हमारा 20 ओम है और दूसरा कितना है 30 ओम। अब ध्यान देना कि इस संयोजन को फिर से 8 ओम के एक प्रतिरोध और 12 वोल्ट की एक बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो मेरे मित्र फिर से एक प्रतिरोध यहां पे भी जुटा हुआ है, वो क्या है 8 ओम का, और मेरे मित्र ये पूरा संयोजन आपका क्या है तो एक 12 वोल्ट के बैटरी से जुड़ा हुआ है। चला जी आप हमें ये बताओ कि यहाँ पे ये जो 2 बिंदु है तो इस दोनों के बीच का विभवांतर क्या होगा। आप कहेंगे गुरुजी चूंकि ये समांतर में जुड़ा हुआ है इस दोनों ही बिंदु के बीच का विभवांतर समान होगा। अब मेरे मित्र ये याद रखना कि ये बैटरी 12 वोल्ट का है और इस 12 वोल्ट के बैटरी से इस 20 ओम 30 ओम और 8 ओम जो कि समांतर और संयोजन में जुड़े हुए हैं इन तीनों से धारा बह रही है। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी पहले तो हमें यह समझना होगा कि इस पूरे परिपथ से कितनी धारा बह रही है। आप कहेंगे कि धारा इक्वल टू आई इक्वल टू v बटा आर होगा, लेकिन यहाँ पे टोटल आर कितना है ये तो हमको पता ही नहीं है। तो सबसे पहले मेरे मित्र हमें क्या करना चाहिए कि ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध आप कहेंगे 1/20 प्लस सर 1/30, ये कितना होगा 20 और 30 का आप अगर एलसीएम लेंगे तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये 60 हो जाएगा, और 20 तिया 60, 30 दूना 60, 3 दू 5, 5/60, 5 एकम 5, 12 पंचे 60। मेरे भाई 1/rp इक्वल टू हम 1/12 लिखेंगे और rp इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 ओम। मतलब ये दोनों प्रतिरोध जब साथ में जुड़े हुए हैं तो इसका टोटल समतुल्य प्रतिरोध कितना आया 12 ओम, और ये 12 ओम का प्रतिरोध फिर 8 ओम प्रतिरोध के साथ किस तरह से जुटेगा सर श्रेणी क्रम में जुटेगा। तो RS इक्वल टू हमारा कितना होगा, आप कहेंगे 12 ओम का समतुल्य इसका और 8 ओम का इतना, तो 12 + 8 ये 20 ओम क्या है तो सर टोटल रेसिस्टेंस है पूरे परिपथ का। क्या है टोटल रेसिस्टेंस है किसका तो सर पूरे सर्किट का। अब इस पूरे सर्किट से धारा कितनी बह रही है तो आप कहेंगे गुरुजी I इक्वल टू v/r होता है। पूरे परिपथ से 12 वोल्ट की धारा पे ये सभी चीजें बह रही है, तब 12 बटा टोटल रेसिस्टेंस आप कहेंगे 20, टोटल रेसिस्टेंस 20।
अब ध्यान दो, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप सभी क्या कहेंगे, 4 तिया 12 हो जाएगा और 4 पंचे 20। धारा आपको कितना निकल गया सर जी, 3/5 एम्पियर। मतलब इस पूरे परिपथ से जो समांतर क्रम और श्रेणी क्रम है, इन सभी से जो धारा बह रही है वो कितना सर, 3/5 एम्पियर। कितना, 3/5 एम्पियर। अब इसी को सॉल्व करोगे तो 0.6 एम्पियर आ जाएगा। अब मेरे मित्र ध्यान देना कि जब इस पूरे परिपथ से सर 3/5 एम्पियर की धारा बह रही है, तो आप सभी ने अभी जस्ट देखा कि सर इस दोनों ही रेसिस्टेंस जो कि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इसकी जो वोल्टेज होगी वो अलग होगी, यानी कि इसकी समान होगी। किससे, तो सर ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है इससे। क्यों, क्योंकि रूल ये कहता है कि समांतर क्रम से जुड़े हुए जो प्रतिरोध होते हैं उससे अलग अलग धारा बहती है, लेकिन सभी प्रतिरोध की जो विभवांतर होती है वो समान होती है। और जो श्रेणी क्रम है इससे समान धारा बहती है, लेकिन इसकी विभवांतर क्या होती है, अलग अलग होती है। तो मेरे मित्र आप क्या पाओगे कि सर ये दोनों प्रतिरोध मिल करके टोटल रेसिस्टेंस हमारा कितना आ रहा है, आरपी, तो सर 12 वोल्ट। तो इस 12 ओम। तो इस 12 ओम पे जो हमारा विभवांतर होगा, इस टोटल रेसिस्टेंस के लिए जो हमारा विभवांतर होगा वो इससे अलग होगा। अब ये अलग कैसे निकलेगा, तो मेरे मित्र पूरा है 12 वोल्ट, पूरा है कितना, 12 वोल्ट, और ये दोनों जो समांतर में जुड़ा हुआ है, तो सर इसका टोटल रेसिस्टेंस आपका 12 ओम है, तो इसकी जो विभवांतर होगी वो तो अलग होगी, इस परिपथ वाले सेम विभवांतर पे तो होगा नहीं। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जब अलग होगी तो क्या दिक्कत है। जब आप कह रहे हो कि इस दोनों का टोटल रेसिस्टेंस 12 ओम है और सभी से धारा 3.5 एम्पियर की बहेगी, तो हम ये कह सकते हैं कि 12 ओम के लिए, यानी कि आप ये मानोगे क्या कि सर जो हमारा समांतर क्रम में जुड़ा, हम 12 ओम नहीं लिख दे रहे हैं, समांतर क्रम यहां पे लिखेंगे तो फिर आप कहेंगे गुरुजी बहुत दूर हो गया। अगर हम ये कहते कि समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध के बीच वोल्टेज कितनी होगी, विभवांतर कितनी होगी, तो क्या कहिएगा कि गुरुजी वोल्टेज V इक्वल टू आई आर होता है। क्या लिखते हैं, आई आर। आई कितना है सर, 3/5। टोटल रेसिस्टेंस दोनों का आप कहेंगे गुरुजी 12। ये कितना हो गया, आप कहेंगे सर 12 तिया 36/5। 12 तिया 36/5 क्या सर, वोल्टेज। यहां वोल्टेज कितना आया, आप सभी कहेंगे गुरुजी 36/5 आया वोल्टेज। अब हमसे पूछा जा रहा है कि 30 ओम से, मतलब ये दोनों रेसिस्टेंस जो है वो समान विभवांतर 36/5 पे बह रही है। अब मेरे भाई 30 ओम प्रतिरोध से कितनी धारा बह रही है आपको ये बताना है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जो हमारा आई होगा वो किसके बराबर होगा, V/R के बराबर। अच्छा यहाँ पे वोल्टेज कितना है, आप कहेंगे सर जी 36/5 और टोटल रेसिस्टेंस हमारा कितना है, आप कहेंगे सर हमें तो सिर्फ और सिर्फ 30 ओम वाले का निकालना है। तो सर 36/5 गुना ये क्या हो जाएगा, 1/30। कितना हो जाएगा, 1/30। अब ध्यान दो यहां पे कि अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका V इक्वल टू आई आर होगा, ठीक है, आई इक्वल टू V/R होगा। तो V आपका 36/5, R नीचे जाएगा तो 1/30। अब मेरे मित्र अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 36/5 ये हो जाएगा आपका 7.2 इंटू 1/30। ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा आपका। और आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी 72 एकम 72 हो जाएगा, जगह ही नहीं बच रहा है। चला यहाँ पे हम लिखें, यहाँ पे दूसरे कलर से लिख दे रहे हैं, 72/300 हो जाएगा। तो सिंपली है कि 72 लिख दो, 72/300। और अगर 3 × 100 करें तो 24 तिया 72, ये हो जाएगा आपका 0.24 एम्पियर। कितना, 0.24 एम्पियर। 72/300 को आप सॉल्व कर लेना, 72/3 गुना 100, तो 3 से 72 24 बार में कट जाएगा, 24/100 जिसको 0.24 एम्पियर लिख सकते हैं। और सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है। कंसेप्ट यही है कि जो हमें पूछा जा रहा है कि 30 ओम से कितनी धारा बहेगी, तो इसके लिए हमें यह पता करना होगा कि 20 ओम और 30 ओम के जो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं उसका वोल्टेज क्या है। क्यों, क्योंकि समांतर और श्रेणी क्रम में अगर हम वोल्टेज की बात करेंगे तो समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों के जो वोल्टेज होते हैं वो समान होते हैं, जबकि श्रेणी क्रम में क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है
कि 80 ओम, 120 ओम और 240 ओम के 3 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और प्रतिरोधों के इस संयोजन को एक 12 वोल्ट बैटरी से जोड़ा जाता है। बैटरी द्वारा इस संयोजन में प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात करें। बैटरी द्वारा प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात करें। क्या मेरे मित्र ये सवाल आपसे ना बनेगा? आपसे 100% बनेगा। और इस सवाल का सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और मेरे मित्र, आज के इस सेशन में हम लोग अपने क्वेश्चन को भी यहीं तक रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि जिस जिस सवाल को हमने डिस्कस करा है वे सभी आप सभी आसानी से समझ पाए होंगे। साथ ही एक छोटा सा अपडेट देना चाहूंगा कि अगर आप बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का कंप्लीट थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो मेरे मित्र आप सभी का स्वागत रहेगा द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग स्पेशल बैच में। ध्यान में रखिएगा, इसमें हम आपको सभी टॉपिक करवाएंगे और प्रत्येक चैप्टर का आपका पीवाईक्यू का जो पीडीएफ है वो मिलेगा। मोबाइल और लैपटॉप दोनों से देख सकते हैं। प्रत्येक चैप्टर का प्रिंटेबल पीडीएफ भी आपके लिए अवेलेबल रहेगा और साथ ही वैलिडिटी 1 साल की होगी। और मेरे मित्र, अभी आप इस बैच में एक कूपन कोड लगा सकते हैं ऑफ 100 और आप इस बैच में केवल और केवल सर कितना में इनरोल हो सकते हैं? 399 में इनरोल हो सकते हैं। इस बैच से संबंधित ज्यादा जानकारी के लिए आप इस दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सबों के लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपके लिए उपयोगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सीजन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।